स्पॉन्टेनिसिटी निकालते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसका एंट्रोपी क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ता है घटता है? भाई बढ़ता है, ठीक है। और टेम्परेचर घटाने से ऑब्वियसली घटेगा। तो टेम्परेचर घटाते जाओ तो एंट्रोपी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मिनिमम कितना टेम्परेचर कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का, मिनिमम में 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? 0 केल्विन से पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दे तो उस टाइम पे जो एंट्रोपी होगी सिस्टम के अंदर वो क्या होगी, एकदम मिनिमम होगी। और 0 केल्विन पे क्या ही रैंडमनेस होगी किसी सिस्टम के अंदर पे। 0 केल्विन पे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाँ 0। वेलोसिटी सारी 0 हो जाएगी। रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, रोटेशन भी 0 हो जाएगा। वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 केल्विन पे कोई भी सिस्टम होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होगा। चाहे कोई भी गैस हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड। और सॉलिड में ना तो कोई रोटेशन मोशन होगा, ना कोई वाइब्रेशनल होगा, ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मॉलिक्यूल मूव भी नहीं करेंगे। उस टाइम पे सिस्टम में कोई भी रैंडमनेस नहीं होगी, है ना। थोड़ी बहुत रैंडमनेस होगी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा कि नहीं घूमेगा, क्योंकि वो भी रुक जाएगा। वो तो घूमेगा ही, क्योंकि उसके बिना तो कैसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा न्यूक्लियस के अराउंड, वो एक थोड़ा सा रैंडमनेस रह जाएगा, ठीक है। और वो जो रैंडमनेस होता है उस रैंडमनेस को, उस एंट्रोपी को हम लोग रेजिड्यूअल एंट्रोपी बोलते हैं। कौन सी एंट्रोपी बोलते हैं हम, रेजिड्यूअल एंट्रोपी बोलते हैं। और 0 केल्विन पे जो भी रेजिड्यूअल एंट्रोपी आती है किसी भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की, उसको अपन 0 मानते हैं, ठीक है। लिखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। at 0 Kelvin, at 0 Kelvin, the residual entropy, the residual entropy of any crystalline solid, of any crystalline solid is assumed to be 0। यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी होगी उसको क्या, मतलब 0 केल्विन पे कुछ रेंडमनेस बची है कि नहीं बची है। 0 केल्विन पे कुछ रेंडमनेस है कि नहीं पे सिस्टम के अंदर, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन अभी भी मूव कर रहे हैं, वो रेंडमनेस है। पर उस रेंडमनेस को क्या मान लिया गया, 0 मान लिया गया। अब एक बात बताओ, क्या एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं भाई, नहीं। पर चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 0 केल्विन पे अगर किसी की एंट्रोपी S0 है, S0 मान लेते हैं, और 100 केल्विन पे अगर किसी की एंट्रोपी S100 है, यहाँ से यहाँ जाने में, इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में S100 निकाला जा सकता है, नहीं S0। पर इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज है वो निकाल सकते हो गया। अगर एंट्रोपी चेंज निकाल लिया गया, ये आएगा S100 माइनस क्या, S0, यही आएगा, S0 नहीं S0, ठीक है। और अगर हमने इसको 0 मान लिया और ये वाली वैल्यू अपने को पता है, तो क्या S100 बताया जा सकता है? अरे बता सकते हो, क्योंकि 0 वाले का एंट्रोपी अपने को पता है 0 है। तो S100 अगर एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, तो अब क्या एंट्रोपी निकाला जा सकता है किसी सिस्टम की? अबे निकाल सकते हो कि नहीं? तो बिफोर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड।
लेकिन आफ्टर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय, कैन बी कैलकुलेटेड। लिखो फ्रॉम नाउ entropy of a system, entropy of a system can be calculated, can be calculated। तो अगर एग्जाम में आएगा कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड तो क्या बोलोगे? यस कि नो बे? यस। अब से, क्योंकि अब तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया ना बे, और एग्जाम में जाओगे तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद कैलकुलेट जरूर किया जा सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ, ड्रॉ अ ग्राफ, ग्राफ of entropy versus temperature, of entropy versus absolute temperature obviously, for a perfectly crystalline solid, for a perfectly crystalline solid। तो एक साइड तुम्हें प्लॉट करना है एंट्रोपी और दूसरे साइड प्लॉट करना है टेम्परेचर, और तुम्हें बताना है कि ग्राफ कैसा बनेगा। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। टेम्परेचर जब जीरो होगा तो एंट्रोपी कहाँ होगी बे? जीरो। मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है, जल्दी करो। अपने मन से ड्रॉ करो जल्दी से। कितने लोग ग्राफ बना लिए? जल्दी बनाओ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। अब बढ़ने के 3 तरीके, एक तो ऐसे बढ़ाओ सीधा सीधा,
एक ऐसे बढ़ा सकते हो और एक ऐसे बढ़ा सकते हो। इन तीन में से कौन सा ग्राफ एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? पे पहला भी बोल रहे हैं, तीसरा भी बोल रहे हैं कुछ लोग। चलो पूछ लेते हैं, कितने लोगों को लगता है कि फर्स्ट वाला ग्राफ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है एंट्रोपी के चेंज को? हाथ उठाओ फर्स्ट वाला पे। फर्स्ट बोल कौन रहा था फिर? फर्स्ट बोल रहे थे लेकिन अब नहीं है। सेकंड वाला कितने लोगों को लगता है, वो हाथ उठाओ। सेकंड कोई बोल नहीं रहा था लेकिन ज़्यादातर लोग सेकंड पे हाथ उठा रहे हैं। और थर्ड वाला कितने लोगों को लगता है? कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं, ये तो हाथ बांध के बैठे कि अरे गलती से उठ ना जाए, दोनों हाथों से दोनों हाथों को पकड़ रखा। तो मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ता है, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है बे? बढ़ता है कि घटता है? ये फार्मूला पढ़े हो, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी, पढ़े हो ना बे? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? घटेगी। इसमें से कौन से ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज इन एंट्रोपी घट रही है? फर्स्ट वाले, ध्यान से देख। तो अगर ग्राफ ऐसे बढ़ेगा तो शुरू में सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे जो एंट्रोपी चेंज है वो ज़्यादा है, और बाद में सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है? कम। मतलब ग्राफ बढ़ेगा पर ग्राफ का स्लोप क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंट्रोपी बढ़ रहा है पर चेंज इन एंट्रोपी क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी ये किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड, है ना। और वो एक पॉइंट होता है उसको अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? कुछ नहीं बोल रहे। कितने लोगों को लगता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और कितने लोगों को लगता है टेम्परेचर घटता है? तो कितने लोगों को लगता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? तो किसी में तो हाथ उठाओ। तो फेस चेंज में हमेशा ही टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, आइस को मेल्ट होते हुए देखा है तुम लोगों ने। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट होना शुरू होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट होता है बे? 0 पे। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट होता रहता है? 0 तक ही मेल्ट होता है ना, 0 पे ही पूरा मेल्ट हो जाता है। तो 0 पे मेल्ट होना शुरू होता है और 0 पे ही मेल्ट होकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 रहे तो आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा। ठीक, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है? कांस्टेंट है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी, एंट्रोपी जानते हो कि नहीं जानते हो? एंट्रोपी मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो रैंडमनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अब समझ में आता है? इसे रैंडमनेस बोलने समझ में आता है, रैंडमनेस ही बोल रहे हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और एंट्रोपी बढ़े, ऐसा कैसा ग्राफ बन सकता है? ऐसा, ये ऊपर जाएगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और एंट्रोपी क्या हो रहा होगा बे? बढ़ रहा हो। समझ में आ रहा है? और इस पॉइंट पे पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात बता, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? घटेगा। तो फिर से ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा दिख रहा है? अब लिक्विड है तो कभी ना कभी क्या होगा बे? गैस में कन्वर्ट हो। मान ले कि ये पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट पे अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर उस प्रोसेस में बढ़ेगा कि घटेगा बे? टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। पर क्योंकि लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी?
लिक्विड से गैस में जाएगा तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ऊपर बनेगा और कांस्टेंट। और एक बार गैस में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा, पर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, घटेगा। दिख रहा है, ऐसा ग्राफ बनता है। अच्छा, गैस है और टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो एक ऐसा टाइम आता है जब ये किस में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा स्टेट में। प्लाज्मा में समझ में आता है कि नहीं? हाँ, तो अब क्योंकि वो प्लाज्मा स्टेट सिलेबस में नहीं है तो ये कहाँ प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा, उसकी एंट्रोपी क्या होगा, उसकी चिंता नहीं करेंगे। ये आधा ही ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है? समझ में आ रही है बात? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये ग्राफ सही से बना पाए थे? बनाया था तूने? फिर ठीक है, छाप लो। तबीयत ठीक हो गई तेरी? तबीयत ठीक थी पहले भी, इतना दिन से क्यों नहीं आ रहा था? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तबीयत ठीक हो गई या ऐसे ही आ गया उठ कर? शक्ल देख के लग तो नहीं रहा तबीयत खराब है तेरी, और पहले से बता भी रहा कि 5 दिन नहीं आऊँगा, कोई याद नहीं कर रहा तुझे। मत आ, तो 1 साल मत आ, बढ़िया रहेगा। नहीं बता क्या? हाँ 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 हाँ, कहते हैं मैं बार बार डिसऑर्डर नहीं बोल सकता, है ना? नहीं तो उस हिसाब से तेरी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए सबसे, मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, डिसऑर्डर वाला वर्ड। इससे डिसऑनर हो सकता है कोई भी। इन्वर्जन टेम्परेचर गैसीय स्टेट में नहीं लिखवाया मैंने, और मैंने कहा था कि ये सिलेबस में नहीं है, पेपर में आया था, बस जानना है वो, उसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं। इन्वर्जन मैंने बताया कि तुम लोग को एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन करते हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है कि ऑन द सिस्टम? बाय द सिस्टम। और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होता है कि ऑन हीट रिलीज बाय द सिस्टम? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होता है कि रिलीज बाय द सिस्टम में? अबे हीट तो जीरो होता है ना, तो एब्जॉर्ब होता है और नहीं रिलीज। तो अगर वर्क करेगा, अगर मान ले गैस वर्क कर रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है और गैस वर्क कर रहा है, तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? अगर गैस वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, घटेगी। और अगर इंटरनल एनर्जी घटेगी तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। और इसीलिए एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन करने पे टेम्परेचर क्या होता है किसी भी गैस का, घटता है। और एडियाबेटिक कंप्रेशन करने से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तुम लोग को एक दो क्वेश्चन भी करवाए होंगे, पीछे पलटो एडियाबेटिक प्रोसेस में। पहला क्वेश्चन टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकलवाया था, और एक क्वेश्चन दिया था कि कोई SO2 गैस है, उसका वॉल्यूम 400 ml था और वो बढ़ के कितना हो गया, 3.2 लीटर हो गया। ऐसा कोई क्वेश्चन लिखवाया? ज़्यादा पीछे नहीं गया होगा, बस एडियाबेटिक एक्सपेंशन में लिखवाया होगा, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के बीच में। थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी टॉपिक देखो, मिला कि नहीं मिला? शुरू में कितना टेम्परेचर था उस गैस का, 327 था ना बे? और बाद में जब आंसर निकाले तो कितना हो गया, 27। तो गैस एक्सपेंड हुआ है तो वॉल्यूम टेम्परेचर क्या हो गया? अरे गैस एक्सपेंड हुआ है तो टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हुआ। तो गैस अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है कि अगर हम किसी गैस को एक्सपेंड करें,
इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे तो गैस को एक्सपेंड करने से टेम्परेचर घट जाता है, लेकिन इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर अगर एक्सपेंड करते हैं तो उस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये चीज़ सिलेबस के अंदर है नहीं, ठीक है। गैसीय स्टेट में, गैसीय स्टेट नहीं पढ़ा है मैंने तुम लोगों को। ओपन करो वो बॉयल टेम्परेचर जहाँ लिखवाया। बॉयल टेम्परेचर कहाँ पढ़ा है, याद है? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, बॉयल टेम्परेचर, ये सब पढ़ाया होगा। प्रेशर, वॉल्यूम, आइसोथर्म ऑफ रियल गैस। ओपन करो। तूने नहीं लिखा पे? ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, आइसोथर्म है कि नहीं है? उससे जस्ट पहले मैंने बॉयल टेम्परेचर लिखवाया होगा। लिखवाया है? क्या लिखवाया है? The temperature at which या above which a real gas behaves as a ideal gas equation, है ना? For a long range of pressure, ये लिखवाया है? अरे लिखवाया ना? उसके नीचे इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में नहीं बताया? वही होता है। नहीं पढ़ना, उसका वैल्यू लिखवाया है 2A/RT। कौन बड़ा होता है? डबल होता है बॉयल टेम्परेचर के। तो फिर कैसे पूछ रहे कि नहीं पढ़ा है? पढ़ाया तो है ही मैंने, ठीक है। बस ये भी बताया है कि आउट ऑफ सिलेबस है। अपने को ये नहीं जानना है कि कैसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने से टेम्परेचर बढ़ जा रहा, ठीक है। पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। बस ये जानना है कि हाँ इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉरी एक्सपेंशन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे कुछ गैसेज होते हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है, इन सब का इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो इनका टेम्परेचर हमेशा बढ़ता है। लेकिन बाकी सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी कोई गैस है, उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर घटता है। और इसी के बेसिस पे एयर कंडीशन काम करते हैं। एयर कंडीशन जानते हो ना? एसी यार है, जिसमें बैठे रहते हो, जिसका टेम्परेचर हमेशा चेंज करते रहते हो तुम लोग। इतना ठंडा लग रहा है, थोड़ा टेम्परेचर कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, आई मीन। तो एसी में क्या करते हैं? एसी में होता है कंप्रेसर। अब ये तो नाम सुना होगा तुम लोगों ने। हर एसी और हर फ्रिज के अंदर एक कंप्रेसर होता है जो कि बहुत जल्दी खराब होता है, ठीक है। और नहीं होता है, हाँ हाँ, वो थोड़ा अभी आजकल स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एसी ठंडा नहीं कर रहा है या गर्म करना शुरू हो गया, इसका मतलब उसका कंप्रेसर खराब। और कंप्रेसर करता क्या है? कंप्रेस, नाम ही लिखा है उसका कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या कर सकता है? कंप्रेस करता है। तो उसके अंदर एक गैस भरी होती है। तुमने ये भी सुना होगा कि एसी का गैस खत्म हो गया, फ्रिज का गैस खत्म हो गया, है ना? वो गैस जो होता है उसी को वो कंप्रेस करता है। और जब वो कंप्रेस करता है किसी गैस को, कोई कंटेनर है, एक पाइप लिए ऐसा, इस टाइप का कॉइल लेते हैं, इस कॉइल के अंदर इस गैस को, ये मतलब इस टाइप का कॉइल होता है, डबल लेटेड पाइप होता है जिसको ऐसा स्पाइरल में कन्वर्ट किया रहता है। कंप्रेसर क्या करता है? यहाँ से गैस को ले आता है और यहीं पर इसको कंप्रेस करता है। तो जब कंप्रेस करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पर एक पंखा लगा देते हैं, है ना, जिससे कि ये ठंडा हो जाए, इसका हीट बाहर चल जाए। तुमने आउटर यूनिट ऑफ एसी देखा है? देखा ना? तो आउटर यूनिट ऑफ एसी से हमेशा गर्म हवा निकलती है। क्यों बे? क्योंकि वहाँ पे गैस क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। तो जब कंप्रेस हो जाती है तो हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर उसको पंखा से हवा मार के उसको ठंडा किया जाता है। फिर ये गैस जो आती है थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, तो अंदर एक और कॉइल लगा रहता है, इनर यूनिट जिसको बोलते हैं, जो ये हमारा इनर यूनिट, ठीक है। इसके अंदर इस गैस को क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ भी एक पंखा लगा देते हैं, तो इधर कैसी हवा निकलती है? ठंडी हवा। और फिर यही गैस यहाँ पे फिर वापस से कंप्रेसर से जाता है और यहाँ कंप्रेस होता है और अंदर की तरफ एक्सपेंड होता है। एसी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। और इसी को अगर छोटा सा बना दे कंप्रेसर और एक डब्बे में बंद कर दें तो ये ऐसे एसी ये फ्रिज काम करता है। तो फ्रिज के अंदर गैस क्या होती है? एक्सपेंड होती है। और फ्रिज के बाहर ये गैस क्या होती है? कंप्रेस होती है, ठीक है।
और इसलिए तुमने अगर देखा होगा, पता नहीं तुमने देखा कि नहीं देखा, तो फ्रिज के पीछे गर्म हवा निकलती रहती है ना, वो इस वजह से क्योंकि ये कंप्रेसर, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो एसी और फ्रिज दोनों एक ही चीज पे काम करते हैं, एयर के कंप्रेशर। तो जल्दी से कंप्रेस करेंगे, एडियाबेटिकली कंप्रेस करेंगे, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर इसको एटमॉस्फेरिक यूनिट में छोड़ देते हैं, अपने मन से ठंडा होने देते हैं, नहीं ठंडा होता पंखा लगा ठंडा करते हैं, है ना। उसके बाद उस रिलेटिवली ठंडे गैस को यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं, तो टेम्परेचर और ज़्यादा घट जाता है। फिर यहाँ से फिर इसको नॉर्मली गर्म करते हैं, जैसे पंखा लगा के इसमें से हवा निकलती है, और फिर इस वापस गैस उसको कंप्रेस करते हैं। सेम गैस है, एक ही पाइप रहती है। गैस क्या होता है, कहीं अगर पाइप वाइप में छेद हो गया तो गैस थोड़ा थोड़ा लीक करने लग जाती है, जिसकी वजह से गैस खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग घर में ऐसा बोलते हैं कि फ्रिज को खुला मत छोड़ो गैस खत्म हो जाएगा। फ्रिज को खुला छोड़ने से गैस खत्म नहीं होता, गैस पाइप में रहती है, फ्रिज में नहीं रहती, ठीक है। पर इसी गैस के पाइप के अंदर हाइड्रोजन गैस भर देंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल उल्टा काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो गैस को अगर कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, और अगर इसके अंदर और इसको फिर एक्सपेंड करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। हाइड्रोजन गैस अगर भर दिए तो, ठीक है। तो अगर मतलब एसी के अंदर हाइड्रोजन गैस भरे तो अंदर गर्मी लगेगी, आउटर यूनिट के बाहर खड़े रहोगे ठंडा लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोजन नहीं भरते हैं, वो फिर अलग यूज में आ जाएगा, ठीक है। छाप लिए फोटो, लिखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। कोई भी बता सकता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? अरे मतलब कुछ तो बताओ, कोई तो पढ़ा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। कोई बात नहीं, लिखो। एक ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होती है। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल प्रोसेस दो डिफरेंट चीजें हैं, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने थर्मोडायनेमिक्स में लिखवाया है, उसमें लिखवाया कि प्रोसेस स्लो होता है, उसमें सराउंडिंग और सिस्टम हमेशा किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, प्रोसेस को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवर्स किया जा सकता है। ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, कोई भी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दोनों साइड से हो सकती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। और अगर यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे दूध से दही बनाना, ठीक है, दूध से दही बनाने वाला जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल? हाँ, इरिवर्सिबल। पर दूध को गर्म करना क्या होता है, रिवर्सिबल। दूध एक बार गर्म हो जाता ठंडा हो जाता है कि नहीं बे, अबे हो जाएगा ना। लेकिन दूध से दही बना दे तो वापस से दूध बना सकते हैं क्या, बना तो सकते हैं। मान लो दही गाय को खिला दें और फिर वापस से उससे दूध निकाल लें तो नहीं बना लिया दूध, दही से दूध भी बन जाता है। पर ये प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोलेंगे, उसमें सिर्फ वही कंटेंट वापस से रिसाइकिल नहीं हो रहा है, उसमें और भी सारा कंटेंट रहेगा, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो तुम लोग रिएक्शन को देख के पहचान लोगे कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। अरे पहचान लोगे ना, पहचान लेते हो ना, नहीं पहचान पाते हो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं क्या, अभी छाप रहे हो, जल्दी छापो। थर्मोडायनेमिक्स में कितने लेक्चर लगे हुए? 5, 10,
9 के आसपास में, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा है? इनको चैप्टर का भी नाम नहीं पता, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे हैं। यहीं से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट। हाँ हाँ ठीक है, लिख लो ऊपर चैप्टर का नाम केमिकल इक्विलिब्रियम, यहीं से। क्यू बाई एस, क्यू बाई टी लिखवाना। फॉर्मूला, उसको फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। तुम लोग को चैप्टर भी नहीं पता चलता कौन सा चैप्टर है? केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 1, वही डाला है। ये क्या है, ये क्या लिखा है? मैं ऐसे नहीं पढ़ा था, हमारे यहां से ऐसा नहीं पढ़ा था, ठीक है। खैर देखो मैं तुम्हें बताऊं, एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर का है, ठीक है। तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर उससे क्वेश्चंस को लगाओ, ना कि ये जानना जरूरी है कि ये कौन से चैप्टर में पूछा गया, ठीक है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो किसी चैप्टर में नहीं होते, और एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3-4 चैप्टर मिला के आता है। नीट में तो 3-4 नहीं आएगा, 2 चैप्टर का तो मिला के आ ही जाता है कभी कभी। तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, मतलब दोनों साइड से होगी, और कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल। सिर्फ टिक और क्रॉस करना। जो रिएक्शन रिवर्सिबल है मतलब दोनों साइड से हो रही है तो उसको टिक करना है, और जो रिएक्शन इरिवर्सिबल है मतलब सिर्फ एक ही साइड से होगी, वो रिएक्शन को क्रॉस करना। जल्दी करो। पहली वाली रिएक्शन देखते हैं, है ना। अच्छा, इसमें ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पहले सारे क्वेश्चन छाप रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वेट करेंगे कि मैं डिस्कस करूंगा तो उसी में ये भी छाप लेंगे। पहली वाली रिएक्शन कितने लोगों को लगता है कि रिवर्सिबल होगी? हाथ उठाओ, छोटा छोटा हाथ उठाते हैं सब, ठीक। और कितने लोगों को लगता है कि इरिवर्सिबल होगी? और कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल भी हो सकती है इरिवर्सिबल भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक। तो पहली वाली रिएक्शन में HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? NaCl और वाटर। तो ये रिएक्शन होती है कि नहीं होती है बे? और ये रिएक्शन होते हुए देखे हो कभी? ये रिएक्शन तो होती है, पर क्या बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है क्या कि नमक और पानी मिला और एसिड और बेस बन जाए? ऐसा हो सकता है कभी? तो ये रिएक्शन यूनि डायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल? अरे इसमें तो डब्बा बना हुआ, ये सारे डब्बे की जगह पे एरो है। सॉफ्टवेयर एरर भी ना बहुत बकवास होता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है?
इरिवर्सिबल लिखो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर, पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लिखो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ऑलवेज लिखवाए हैं या जनरली लिखवाए हैं? कुछ नहीं लिखवाए। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि स्टेटमेंट को कितने तरीके से लिखवाया जाता है केमिस्ट्री में? कितने तरीके से बे? 3 तरीके से। अभी लिख नहीं पाया? लिखो तो किसी पढ़े लिखे इंसान के बगल में बैठ जाती है ना, लिख भी नहीं पा रही और फिर ऐसे अकेले बैठ गई। इसको भी नहीं बोल सकता मैं कि यहाँ बैठ जा, ये भी सब कोई बात, आज तो झेल। लिखो क्या लिखवाया मैंने? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। तो एसिड और बेस मिलाने से सॉल्ट और वाटर बनता है, पर सॉल्ट और वाटर मिलाने से एसिड और बेस बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मैंने बताया कि केमिस्ट्री में स्टेटमेंट 3 तरीके से लिखवाया जाता है। अगर मैं ये लिखवाता कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, तो कितना परसेंट केस में ट्रू होता है ये स्टेटमेंट? 100% केस में ट्रू होता। कितना एक्सेप्शन आता है? 0। और अगर मैं ये लिखवाता कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर जनरली इरिवर्सिबल, तो कितना परसेंट केस में सही होता? 60 to 70% केस में ट्रू होता है, बाकी 30 to 40 केस में क्या रहता है? एक्सेप्शन, ठीक है। और अगर मैं लिखवा रहा हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, तो ना तो जनरली लिखवाया और ना ही क्या लिखवाया? ऑलवेज। तो ये कितना परसेंट केस में ट्रू होगा? 20%। तो इस तरह के स्टेटमेंट 98 से 99% केस में सही होते हैं, है ना। अगर 20% केस में ट्रू होता तो जनरली रिवर्सिबल लिखवाता मैं इसको, ठीक है। 90 से 98% केस में, 98 से 99% केस में ट्रू होगा। 1-2% केस में क्या देखने को मिलेगा? एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला वाला रिएक्शन देखो। कितने लोगों को लगता है कि सेकेंड वाली रिएक्शन रिवर्सिबल? और कितने लोगों को लगता है कि सेकेंड वाली रिएक्शन इरिवर्सिबल? कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे। तुझे क्या लगता? तो हाथ क्या नहीं उठाया? अपने ऊपर ही डाउट है। नहीं, मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करते हैं तो CO2 और क्या बनता है? H2O बनता है। पर क्या H2O में CO2 मिलाएंगे तो मीथेन और ऑक्सीजन बन जाएगा क्या? और ऐसा अगर होता तो हर कोई अपने घर में ऐसा पानी में ऐसा फूक फूक के मीथेन और ऑक्सीजन बना रहा होता। उल्टी वाली रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, इरिवर्सिबल है। क्रॉस कर दो और लिखो कंबशन रिएक्शंस आर, कंबशन, ये कंबशन रिएक्शन है, दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है ना? कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर। कंबशन रिएक्शन जितनी भी होती है, जहां भी कंबशन हो रहा है वो रिएक्शन क्या होगी? इरिवर्सिबल होगी। तीसरा वाला रिएक्शन देखो जल्दी से, कौन सा रिएक्शन है? सोडियम वाटर, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि थर्ड वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होगी? हाथ उठाओ। तो हाथ उठा भी नीचे भी, ऐसे 2-3 बार ऐसे कर रहे, किसी एक में तो सही हो ही जाएगा। और कितने लोगों को लगता है कि इरिवर्सिबल नेचर का होगा? कुछ लोग किसी में भी हाथ नहीं उठा रहे। खैर, तो
सोडियम को पानी में डालते हैं तो NaOH और हाइड्रोजन बनता है, पर हाइड्रोजन को NaOH में पास करने से कभी सोडियम वाटर बनता हुआ सुने हो? कुछ चीजें तो तुम सुने, अपनी प्रीवियस नॉलेज को भी यूज करके भी बता सकते हो, ठीक है, कि सोडियम को पानी में डालते हैं तो रिएक्शन होती है, और हाइड्रोजन का NaOH की कोई रिएक्शन नहीं पड़े आज तक, ठीक है। तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा कि इररिवर्सिबल? इररिवर्सिबल। लिखो, क्रॉस करो वहां पे और लिखो redox reactions are irreversible in nature। ऑलवेज लिखवाएं कि जनरली पे कुछ नहीं लिखो। redox reactions are irreversible in nature। अगला रूल लिखो, reaction contain all three states of matter। कितने states of matter होते हैं? 3, 5 कौन बोल रहा है यार? 3 होते हैं, ठीक है। 3 states of matter होते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और क्या बे? गैस। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नहीं जानना है, ठीक है। तो सिर्फ कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है पीछे से आ रहे होंगे, सर आपको 2 ही पता है, 2 नहीं पता तो हम क्या करें, होते तो 5 ही हैं। हाँ 5 होते हैं, बिल्कुल 5 होते हैं, पर 11th-12th में कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, ठीक है। 11th-12th में 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा जितने भी स्टेट्स तुम पढ़े हो वो सब बेकार है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम उसका नाम भी नहीं ले सकते। तो तुम प्लाज्मा नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता प्लाज्मा, और ना ही बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो तो तुम वैसे भी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। हाँ, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलने में बहुत सारे लोगों की हालत खराब है, उनके लिए बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर बन सकता है, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है। प्लाज्मा स्टेट के बारे में तुम्हें कोई आइडिया है प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? क्या बोल रहे थे? अरे वो प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मा स्टेट की बात कर रहा हूँ। क्या होता है प्लाज्मा स्टेट? टेस्ला कॉइल। केमिस्ट्री पढ़ रहा है कि बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मैंने तुम लोग कभी बताया है कि गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है कि नहीं करता है? अरे करता है कि नहीं करता है? तो गैस के मॉलिक्यूल को अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो वो किधर चला जाएगा? वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता। तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, और ये गैस का मॉलिक्यूल है m मास का, ये किधर जाएगा? सर्टेनली कहीं भी जा सकता है, कुछ फिक्स नहीं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही क्या हुआ? अरे तो हाथ के इशारे पे मत जाना, तुम अपना दिमाग लगाना होता है, ठीक है। मैं हाथ के कुछ भी इशारे कर सकता हूँ, ठीक है, जो क्लास में कर सकता हूँ, ठीक है। हाथ में मैं क्लास में कौन से इशारे करता हूँ? अब इनको इसमें पता नहीं क्या मजा मिल रहा है। तो m मास का क्या क्या? खैर, तो m मास का अगर गैस का ब्लॉक है तो वो किधर जाएगा बे? कहीं नहीं, क्योंकि गैस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि गैस का मास बहुत कम होता है और वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा है। तो ये वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता। पर ये मास और कम हो जाए और वेलोसिटी और ज़्यादा हो जाए, दोनों में से कुछ भी एक हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक वैल्यू होती है जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम नहीं करते। तो गैस को हीट करते जाओ, हीट करते जाओ, इतना हीट करो कि इसके न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि न्यूक्लियस भी बहुत हाई वेलोसिटी से और इलेक्ट्रॉन भी बहुत हाई वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे,
और इन दोनों के बीच में आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं हो, ठीक है, उस स्टेट को हम कौन सा स्टेट बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट ये वाला स्टेट होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करना बंद कर देता है, उसको हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। और इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है क्या कोई भी? कौन सा फोर्स होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी स्ट्रांग है? न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब यहाँ न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन रखे हैं मान, बहुत नजदीक नजदीक, इनके बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगता है। पर न्यूक्लियस के अंदर आपस में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है वो जल्दी से भाग जाते हैं कि आपस में ही बहुत स्ट्रांगली चिपके रहते हैं? आपस में ही बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं। मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी ज़्यादा स्ट्रांग, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर भी आता है जिस पे न्यूक्लियर फोर्स भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे स्टेट को अपन बोस-आइंस्टाइन नहीं बोलते, ऐसे स्टेट को हम सुपर प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। अब वो तो तुमने सुना नहीं होगा। अब ये तो बढ़ाने वाली बात है। अब घटाते रहें टेम्परेचर, टेम्परेचर को इतना घटा दें कि सारे मॉलिक्यूल एक ही दूसरे में चिपक जाए, है ना, और इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कोई भी मोशन ना हो, न रोटेशन हो रहा हो, न काइनेटिक हो रहा हो, न वाइब्रेशन हो रहा हो, कुछ भी ना हो, खाली इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो। तो ऐसे स्टेट को अपन कौन सा स्टेट बोलते हैं? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट, वो एक सॉलिड स्टेट डिफरेंट होता है। सॉलिड स्टेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो सकता है, पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? 0.4 डिग्री केल्विन पे होता है, 0.4 डिग्री केल्विन, ठीक है। कौन है भाई? तो अपने को कितने स्टेट्स के बारे में पढ़ना है? 3 ही स्टेट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ये नहीं कि सर हम तो 5 पढ़े हैं, 5 पढ़े हो तो गलत किए हो, नहीं पढ़ना था, एक्स्ट्रा पढ़ लो। दिमाग, इतनी सा दिमाग है, उसी में दुनिया भर का फालतू का इन्फॉर्मेशन भर रखे हैं, और काम की इन्फॉर्मेशन के लिए जगह ही नहीं है, तो क्या होगा? फिर फालतू की चीज़ें दिमाग में आएंगी, है ना। जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो यही सब उल्टा सीधा सब दिमाग में आवाज़ आती है, जल्दी वहाँ से हटो। हाँ हाँ, वही सब। तो पानी दे दो अंकल, पानी दे दो। हाँ हाँ, वही वही वही, वो जिस टोन में पानी मांगता है उस पर थप्पड़ पड़ने चाहिए उसे। पर खैर, तो अगर तुम दिमाग में फालतू के इन्फॉर्मेशन भरोगे तो तुम्हारे दिमाग में यही आएगा। जब भी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, वहाँ 3 लिखा रहेगा ऑप्शन में, पर तुम 5 टिक करके आओगे। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अरे यार प्लाज्मा भी तो होता है, और एक और वो भी होता है जिसका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। दिमाग में आएगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। क्या जरूरत है? तुम ये जो फालतू के इन्फॉर्मेशन है दिमाग में रखो ही मत, ठीक है। लिखो, क्या लिखवाया? If a reaction contain all 3 states of matter, ब्रैकेट में लिखो solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Bracket close. Reaction will be irreversible. The reaction will be irreversible. एक कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट हो, वो रिएक्शन भी क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। इसमें ऑलवेज लिखवाए हैं कि जनरली लिखवाए हैं? कुछ नहीं लिखा। ये जो रिएक्शन लिखी है सोडियम वाटर वाली, इसमें सोडियम किस में है? सॉलिड स्टेट में। और H2O किस में है? हाइड्रोजन किस में है? गैस। और NaOH किस में है? एक्वस स्टेट, या उसको लिक्विड स्टेट भी बोल सकते हो। क्या तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट हैं? तो ऐसी रिएक्शन क्या ही होगी? इरिवर्सिबल। पर एक रिएक्शन होती है ये वाली, ये रिएक्शन देखो, इसमें टिन एसेंशियल 4 से रिएक्ट कर रहा है और एसेंशियल 2 बना रहा है। एसन टिन कौन सा स्टेट में है? सॉलिड। एसेंशियल 4 कौन से स्टेट में है? और एसेंशियल 2 कौन से स्टेट में है? लिक्विड में। और इसमें तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है, स्टिल ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। तो ये एग्जाम्पल है कि एक्सेप्शन, उस रूल के जस्ट नीचे लिखो एक्सेप्शन, और ये वाला एग्जाम्पल लिखे।
ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहे हो तुम लोग। अरे तो मेरा दिखना जरूरी क्या है? लिख लिया? उसके अगले वाली रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया। कितने लोगों को लगता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? ऊंचा हाथ उठाओ, तो अंधेरे में दिखाई नहीं देगा मुझे। और कितने लोगों को लगता है कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है? और ऊंचा हाथ उठाओ, अंधेरे में मारना होगा इन सबको। और कितने लोगों को लगता है कुछ कह नहीं सकते हैं? वो और ऊंचा हाथ उठाएं, उनको पहले भगाएंगे। ठीक, तो अब ने पढ़ा है कि ये जो प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस जानते हो? हैबर्स प्रोसेस इसको बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस की जो हिस्ट्री है वो बड़ी अजीब टाइप की है। ये एक ऐसी प्रोसेस है, लाइक 80s में ना, 80s में क्या हो रहा था, जैसे जैसे अपन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो फूड की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है ना। जो हम खाना प्रोड्यूस कर रहे थे 50 साल पहले, अभी वो जो खाना प्रोड्यूस हो रहा है, अभी वो जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, जो चावल प्रोड्यूस हो रहा है, जो गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है, या जो भी सब्जी प्रोड्यूस, वेजिटेबल प्रोड्यूस हो रहा है, उनकी क्वालिटी धीरे धीरे घटती जा रही और क्वांटिटी भी धीरे धीरे घटती जा रही है ना। तो क्वालिटी भी घट रही है और क्वांटिटी भी घट रही है। तो अगर इस स्पीड से चलेंगे, पर पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही। पॉपुलेशन बढ़ रही है पर फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी घटती जा रही है। तो थ्रू आउट द टाइम, नेक्स्ट 50 ईयर में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डबल लगभग ऑलमोस्ट, और जो फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी होगी वो हाफ से भी नीचे हो जाएगी। और ऐसे में पूरी पॉपुलेशन को खाना दे पाना, सबको खिला पाना, सबको सही चीज़ खिला पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आधे से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा 60% पॉपुलेशन भूख से मरेगी। ये साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया 80s के टाइम। उनको पता था कि ये होने वाला, ठीक है। और उसका रीज़न खोजा गया तो ये पता चला कि जब भी कोई प्लांट्स वगैरह हम उगाते हैं तो उस ज़मीन के अंदर से वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। तुम लोग बायोलॉजी में पढ़ा होगा, है ना। नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब हम वो क्रॉप को ख़त्म करते हैं, लाइक बाहर निकालते हैं, तो उस ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और नाइट्रोजन कम होता है तो जब अगली फसल उगाते हैं तो अगली फसल में नाइट्रोजन कम रहता है, ठीक है। उससे उसकी क्वालिटी घटती है और उसकी वजह से बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो फ्रूट देने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, नाइट्रोजन की कमी की वजह से। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि वो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्लांट लगाएंगे तो नाइट्रोजन कम होगा ही, और प्लांट नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे नेचुरली वो नाइट्रोजन आ जाता है उसमें, पर उसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो भाई नाइट्रोजन का कंटेंट मेंटेन रखेंगे तभी फूड अच्छे से मिलेगा, बढ़िया ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का भी मिलेगा। अब सवाल ये था कि नाइट्रोजन लैब में तो, मतलब एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, कितना परसेंट होता है? 71% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। इसके बावजूद भी हम जमीन में नाइट्रोजन हम यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं भाई? ये नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं था जिसमें नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा जा सके और नाइट्रोजन बनाया जा सके, नाइट्रोजन एटम बनाया जा सके। ऐसे में एक साइंटिस्ट आए, हैबर साहब। हैबर साहब ने ये प्रोसेस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाया, ये रिएक्शन अमोनिया। और अमोनिया आजकल यूज़ किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और भी बहुत सारे सब्सटेंस जो ये जो खाद बनाते हैं, है ना, फर्टिलाइजर वगैरह के लिए, तो अमोनिया को यूज़ किया जाता है। ये प्रोसेस तब तक नहीं था, और ये प्रोसेस बनाने के बाद, ये प्रोसेस होने की वजह से आज तुम लोग ढंग से खाना खा पा रहे हो। नहीं तो
हाँ, मर गए होते, पैदा ही नहीं हो पाए होते। ठीक है, तुम क्या, तुम्हारे दादा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे खाना मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, और और खाना नहीं मिलने का रीजन क्या था? नाइट्रोजन। तो अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही होती, ये रिएक्शन नहीं हो रही होती, तो भी तो तुम्हें खाना ढंग का मिलता ही नहीं आता। और जो भी यूरिया वगैरह अपन डालते हैं जमीन में, जब खाना जब फसल उगाते हैं तो, है ना, उस टाइम पे इस रिएक्शन का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन यूज करके ही यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, पर हैबर साहब के लिए इस प्रोसेस के लिए नोबेल प्राइज मिल रहा था। और जब नोबेल प्राइज मिलने वाला था, तो जितने भी साइंटिस्ट लोग थे वो उस नोबेल प्राइज सेरेमनी में गए ही नहीं, और जितने पब्लिक थी वो भी उस नोबेल प्राइज सेरेमनी के अगेंस्ट थी। और लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ में हैबर साहब को बहुत मतलब जलील होना पड़ा था, बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी थी, और लोग उस उनको काफ़ी मतलब उनसे नाराज टाइप के थे। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि एक इंसान जब इस तरह की डिस्कवरी करता है जिससे कि मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती थी, उसमें ऐसे साइंटिस्ट के ऊपर पूरा पब्लिक गुस्सा कैसे हो सकती है? ठीक है, उसका रीजन था कि ये जो अमोनिया बनता है, इसको कन्वर्ट करके स्टोर करके रखने के लिए हम अमोनियम नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट करते। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते, और अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। पर क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट है, ये बहुत अच्छा एक्सप्लोसिव भी होता है। ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है, तो मैंने तुम्हें बताया होगा कि ये लाफिंग गैस और वाटर बनाता है। बेरूत में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, याद है तुम्हें बेरूत में? हाँ, 2-3 साल पहले या 1.5-2 साल पहले हुआ था, तुम सर्च कर लेना, स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और वो एक्सप्लोजन इतना तगड़ा था, इतना स्ट्रांग था कि 200 किलोमीटर दूर आइलैंड जो था वहां तक उसकी आवाज सुनाई देती। 200 किलोमीटर दूर, और 10 किलोमीटर के रेडियस में सारे जो बिल्डिंग थी वो फ्लैट हो गई। वो न्यूक्लियर बम जैसा ही था, वो इतना स्ट्रांग था कि हिरोशिमा पे जो बम गिराए थे वो इतना बड़ा विस्फोट था वो। और ये जो एक्सप्लोसिव होता है, इसको यूज किया गया वॉर में, बहुत तगड़े वॉर में। तो जितनी भी कंपनियां थी वॉर वाली, जो आर्मी वाली कंपनी थी, उस टाइम पे तो आर्मी कंपनी ही होती है। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट होती थी, उनकी जो आर्मी होती थी, उनके लिए कुछ पैसे देती थी कि जाओ अपने लिए हथियार खरीदो और लड़ाई लड़ो हमारे लिए। उन सभी लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर सारा पैसा लगाया। और हैबर साहब ने अमोनियम नाइट्रेट सिर्फ और सिर्फ आर्मी वालों को बेचा, सिर्फ उनको बेचा जो वॉर लड़ने जा रहे थे, किसानों को नहीं बेचा, क्योंकि किसान उतना पैसा नहीं दे रहे थे। कौन पैसा दे रहा था? आर्मी वाले। उन्होंने खूब पैसा इकट्ठा किया ये बेच के, अमोनियम नाइट्रेट बेच के। हालांकि इस अमोनियम नाइट्रेट का यूज कर सकते थे नॉर्मल इंसान एज अ फर्टिलाइजर, और बढ़िया से खेती करते, बढ़िया से अच्छी फसल उगती, सब लोग खाते पीते खुश रहते। पर इसका यूज वॉर के लिए ज़्यादा किया गया, और जितने भी लोग अमोनियम नाइट्रेट के एक्सप्लोजन से मरे, उन सब के फैमिली वालों ने हैबर साहब को इसका गुनाहगार माना। हैबर साहब जैसे जितने भी लोग हिरोशिमा में मरे थे, उन सब ने ओपनहाइमर साहब को माना था, न कि अमेरिका को जिसने बम गिराया था। ठीक है, तो जो बम गिराने वाला था वो नॉर्मल थे, उनसे कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी। जो बम बनाने वाला था उससे ज़्यादा दुश्मनी थी, और इसी वजह से लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ में ये बस ऐसे ही चल रहा था इनका हिसाब किताब। उनको कोई पसंद नहीं कर रहा था, और जितने भी साइंटिस्ट थे वो गए ही नहीं इनकी नोबेल प्राइज सेरेमनी में। ठीक है, तो हैबर प्रोसेस जो एक छोटा सा प्रोसेस लिखते हैं अपन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया, है ना, ये है छोटा सा ही प्रोसेस, पर इसकी हिस्ट्री काफी बड़ी। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, और अमोनिया एट द सेम टाइम वो कन्वर्ट भी होता रहता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों साइड से रिएक्शन पॉसिबल। ठीक, लिख लो रिवर्सिबल, और इसमें लिखेंगे, लिखो, इफ रिएक्शन कंटेन
If a reaction contain only one states of matter, अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ एक स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, कोई भी, या तो सारे गैस हो, सारे लिक्विड हो, सारे सॉलिड हो, सारे एक्वस मीडियम में हो, ऐसे में जो रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है? रिवर्सिबल. द रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल. द रिएक्शन विल बी क्या बे? रिवर्सिबल. पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिए हैं. तो वहां पर देख सारे ही क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, तीनों ही क्या है? गैस. ये रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल. ये अगली वाले देख, हाइड्रोजन, आयोडीन और HI, ये तीनों ही क्या है? गैस. क्या होगी? रिवर्सिबल. PCl3, Cl2, PCl5, तीनों ही क्या है? गैस. क्या होगी? ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही क्या है? सॉलिड. रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल. इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसिटेट एस्टर और वाटर, ये सब के सब क्या हैं? लिक्विड. ये भी क्या होगी? रिवर्सिबल. ठीक है. हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर वो ग्रेफाइट और डायमंड वाला तो क्या? इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में कि ग्रेफाइट, तुमने ये सुना होगा कि जो डायमंड होता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है. ग्रेफाइट जब बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? डायमंड में कन्वर्ट होता है. सेम उसी प्रोसेस से डायमंड भी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है? ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है. ठीक है. और क्योंकि ग्रेफाइट ज़्यादा होता है उस जगह पे, ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन का रेट रिलेटिवली फास्टर होता है देन डायमंड के कन्वर्जन के रेट से. और ये जो डिफरेंस है बहुत स्लो होता है और इसीलिए थ्रू आउट द टाइम कई साल लगते हैं एक ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट होने में. लेकिन जो डायमंड है उसको ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. ठीक है. तो अगर तुमको ये लगता है कि ये तो बढ़िया है यार, ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन इजी होता है और डायमंड से ग्रेफाइट में भी कन्वर्ट होता है, तो घर पे बैठ के बना लेंगे. बिल्कुल बना सकते हो. और लोग डायमंड घर पे बैठ के बनाते हैं. ठीक है. जिसको हम लैबोरेटरी डायमंड बोलते हैं, लैब डायमंड बोलते हैं. और लैब डायमंड भी उतना ही प्योर होता है जितना कि एक नेचुरल डायमंड होता है, और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा प्योर होता है. पर लैब डायमंड की जो प्राइस होती है वो ये ओरिजिनल डायमंड, नेचुरल डायमंड के हाफ रेट पे होती है. ठीक है. हाफ रेट से भी कम होती है और मार्केट में बिकती है इसी नाम से, लैब डायमंड के नाम से, क्योंकि वो लेबोरेटरी में बनाई जाती है. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे बनती है. ठीक है. अब कुछ लोग इंटरेस्ट ज़्यादा इसमें दिखा रहे होंगे पहले वही सिखा दीजिए सर. नहीं, पहले वही सिखा दीजिए, क्योंकि वो सीख जाएं तो फिर तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं, घर बैठ के बनाएंगे. है कि नहीं भाई? एक बात बताओ, देखो मैं तुम्हें बताऊं, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि वो मुझे आता भी है. ठीक है. और फिर भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, है ना, उससे कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं. ठीक है. जब वो मेथड पढ़ाऊंगा मैं तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ग्रेफाइट से डायमंड बनाया जाता है. और बनता है, हर कोई बनाता है. ठीक है. बहुत इजीली बनता है, बहुत इजीली बनता है. ठीक है. मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो मैंने कहा ना, जब मैं वो प्रोसेस बताऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि वो क्यों मतलब इतना फीजिबल नहीं है. फीजिबल है पर इजी नहीं. ठीक है. प्रोसेस टफ होता है. वो सारा प्रोसेस भी बताऊंगा, चिंता मत. ठीक है. इसी चैप्टर के एंड में, है ना. अब ये जब ध्यान से सुनेंगे उस टाइम पे, यार यही वाला मेथड चाहिए हमको, बस यही चाहिए, बाकी पढ़ाई लिखाई छोड़ो. है कि नहीं बे? प्रॉब्लम तब होती है जब दो स्टेट्स ऑफ मैटर आते हैं. जब तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होगा तो रिएक्शन क्या होगी? इरिवर्सिबल. एक स्टेट्स ऑफ मैटर होगा तो रिवर्सिबल. और दो स्टेट्स ऑफ मैटर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. तो जैसे ये वाली रिएक्शन है, KClO3 को जब हीट करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है. ये रिएक्शन तुमने कभी जिंदगी में देखा है? वेरी गुड. और कहीं? इस रिएक्शन को तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में. लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन को जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, MnO2 कैटलिस्ट की तरह काम करता है. जब हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है. ठीक है. ऑक्सीजन गैस बनती है
और यही लेबोरेटरी में थोड़ा प्रिपरेशन है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड तो होती है पर बैकवर्ड होती है कि नहीं होती है बे? अरे बैकवर्ड होगी कि नहीं होगी? नहीं होती। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है कि इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। लेकिन ये वाली रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है कि इरिवर्सिबल? अरे बोल, कितने लोगों को लगता है कि ये रिवर्सिबल होती है? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये इरिवर्सिबल होती है? और कितने लोगों को लगता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है? तो बाकियों को क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है कि ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन? डरो मत, हाथ उठाओ। तुम्हारा ही सही है ना? तो तुम्हारा ही सही है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों ही हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। डिपेंडिंग ऑन विच सिचुएशन? कंटेनर अगर ओपन है तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, कंटेनर अगर क्लोज है तो ये रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल। तकलीफ में हो? लिख लो, पढ़ा रहे थे। इक्विलिब्रियम चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है वो उतना बड़ा नहीं है, पर आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा। और मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ तुम लोगों को, या नहीं बताया तो बता देता हूँ। आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं खुद बोलता हूँ कि तुम जो उसमें फॉर्मूले आ रहे हैं उसको याद रखो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी किसी में मैं फार्मूला याद करने के लिए नहीं बोलता, पर आयनिक के फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि सीधा फार्मूले से क्वेश्चन आता है। फार्मूले में वैल्यू रखो, आंसर निकालो। पर प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोगों को फार्मूला ही याद नहीं रहता। अब मैं बोलूँगा कि फार्मूला याद करो तो वो याद ही नहीं करेंगे, और जब मैं बोलता हूँ कि इस फार्मूले को मत याद रखना, तब वो उस फार्मूले को बढ़िया से याद करके रखे रहते, है ना? जैसे मॉलिकुलर वेट जो होता है वो वेपर डेंसिटी बाई 2 होता है कि बाई 3 होता है? इंटू 2 होता है। ये भी नहीं याद है, बताओ। खैर, तो आयनिक में ढेर सारा फॉर्मूला बताएं। ठीक है, लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो पहले लिखे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम पूरे चैप्टर का नाम है। ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा है वो इस टॉपिक का नाम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक। ये कितना समय बचा है बे? यार बड़ा दिक्कत वाली बात, समय बड़ा जल्दी खत्म हो गया यार, ऐसे कैसे हो? मैं लेट आया था क्या? हाँ, वो थोड़ा आने में ट्रैफिक में फंस गया था मैं, बहुत तगड़ा ट्रैफिक। पॉलिटेक्निक में पता नहीं पुल बनाना शुरू कर दिया, अचानक से पुल बना रहे यार। हाँ, वो आइडिया तो मेरे दिमाग में आया नहीं, ये कह रहे थोड़ा जल्दी निकल जाता, पता ही नहीं था मुझे तो। इस पे ध्यान देंगे अभी। ठीक है, वैसे तो मैं काफ़ी कुछ पढ़ाने आया था, पर